रिया और राज दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रिया और राज पहले अच्छे दोस्त बने और फिर दोनों में प्यार हो गया। प्यार भी हद से ज्यादा बढ़ गया था। अब तो वो दोनों एक दूसरे के बिना जीना सोच भी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ना ही कुछ जानना चाहते थे। कॉलेज के आखिरी साल राज ने रिया से कहा, अब हमें अपने घर वालों से कहकर शादी कर लेनी चाहिए। रिया ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ राज, अब अगर हमने अपने घर में नहीं बताया तो हो सकता है मम्मी पापा हमारे रिश्ते की बात कहीं और चला दें। उसी शाम दोनों ने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की तो दोनों के पेरेंट्स ने कहा, ठीक है, कॉलेज एग्जाम्स खत्म होते ही हम मुलाकात करेंगे। कॉलेज एग्जाम दोनों ने अच्छे से दिए। उसी शाम दोनों के पेरेंट्स ने मीटिंग तय की। ठीक वक्त पर तैयार होकर राज अपने मम्मी पापा के साथ अपनी कार में रिया के बताए एड्रेस पर पहुंच गया। वो इलाका मामूली सी झोपड़ी पट्टी वाला था। वहां हर तरफ गंदगी और बदबू फैली थी। राज को घर का पता मिल ही गया। एक झोपड़ी नुमा घर था जिसका दरवाजा तक टूटा हुआ था। बस एक छीना सा फटा पुराना पर्दा लटका हुआ था। उस झोपड़ी के सामने राज ने कार रुकवा दी और मम्मी पापा की तरफ देखकर कहा, मम्मी पापा, यही आपकी होने वाली बहू का घर। ये सुनकर मम्मी ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम ये कैसे जानते हो कि ये घर रिया का ही है? पापा बोले, जरूर, हमारा नादान बेटा पहले भी यहाँ आया होगा। ये सुन राज मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं नहीं मम्मी पापा, मैं भी यहाँ पहली बार ही आया हूँ। लेकिन उस झोपड़ी के बाहर जो कपड़े उस रस्सी पर सूख रहे हैं ना, वह रिया की ड्रेस है जो कल ही उसने पहना हुआ था। मम्मी पापा ने नाक भौं चढ़ा लिए, लेकिन राज जिद करके उनको उस झोपड़ी के अंदर ले गया। झोपड़ी के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन किसी बूढ़े आदमी के खांसने की आवाजें आ रही थीं। वो लोग दरवाजे पर ही खड़े थे, तभी बूढ़े की आवाज गूंजी, रिया बेटा, देखो तो दरवाजे पे कोई आया है। रिया पिछले दरवाजे से अंदर आती हुई खुशी से चहक उठी। अरे राज, आइए, आप लोग अंदर आइए ना। कहते हुए रिया ने अंधेरे झोपड़े में धीमी लौ वाली लालटेन की लौ बढ़ा दी। कमरे में रोशनी हुई तो राज के मम्मी पापा और राज एक टूटी फूटी चारपाई पर जैसे तैसे बैठ गए। राज बोला, रिया, तुमने कभी बताया नहीं अपने हालात के बारे में, वरना हम किसी होटल में मीटिंग कर लेते। रिया मुस्कुरा कर बोली, फिर भी राज, असलियत कब तक छुप सकती थी? अब जो सच्चाई है सबके सामने है। कहते हुए रिया ने मम्मी पापा के पैर छुए और उन्हें मटके का ठंडा पानी लाकर दिया, जिसे राज ने तो पी लिया, लेकिन मम्मी पापा ने देखा तक नहीं। तब तक रिया के मम्मी पापा भी उनके सामने साधारण कपड़ों में हाथ जोड़े आ गए। रिया के पापा ने खांसते हुए हाथ जोड़कर कहा, देखिए भाई साहब, हमारे पास तो हमारी बस होनहार बेटी ही है। आपको देने के लिए इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस पर राज की मम्मी तिलमिलाकर बोली, सही कहते हैं आप भैया, जो खुद भूखा नंगा है वो किसी को क्या देगा। हाँ। राज ने मम्मी को टोका तो राज के पापा बोल पड़े, राज बेटा, माना कि तुम हमारे लाडले इकलौते बेटे हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम सड़क का कूड़ा उठा के हमारे सर पर रख दो। अगर हमें पता होता कि तुम्हारी पसंद इतनी गई गुजरी होगी तो हम कभी आते ही नहीं। इस पर रिया की मम्मी ने भी गुस्से में कहा, सही कह रहे हैं आप भाई साहब, हमें भी अगर मालूम होता कि आप इतने ऊंचे ख्याल रखते हैं तो हम भी कभी आपको अपने टूटे दरवाजे की दहलीज लांघने तक नहीं देते। राज के मम्मी पापा गुस्से से राज को खींचकर बाहर ले आए और कार में बैठकर निकल गए। जाते जाते भी राज कहता रहा, रिया, सिर्फ तुम मेरी हो, एक दिन तुम्हें मेरी बनना ही पड़ेगा। रिया बस रोती ही रह गई। राज रिया को रोज फोन करता और हर बार रिया गुस्से में फोन काट देती। इसी तरह 1 महीना बीता। राज के पापा ने जबरदस्ती राज की सगाई उनके जैसे अमीर बिजनेस पार्टनर अवध सिंह की बेटी शिखा से करवा दी। 15 दिन बाद राज की शादी शिखा के साथ होनी तय हुई। बड़ी धूमधाम से शादी के इंतजाम बड़े पैमाने पर शुरू हुए। इधर रिया ने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। उधर राज के होने वाले ससुर ने अपना आधा बिजनेस राज के नाम करने का ऐलान कर दिया। आखिर शादी वाला दिन भी आ गया।
राज दूल्हा बना घोड़ी चढ़ा बारात लिए शिखा के मकान की तरफ गाजे बाजे के साथ निकला। रास्ते भर में धुआंधार आतिशबाजी की जाती रही। अचानक एक पटाखा उड़कर घोड़ी को लग गया। घोड़ी डर कर हिनहिनाते हुए पलट गई, जिस वजह से राज घोड़ी की पीठ से उछलकर नीचे गिर गया। जमीन पर पड़े पत्थर पर उसका माथा टकराया और उसके माथे के साथ साथ उसकी आंखें भी फूट गईं। राज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि राज की दोनों आंखें फूट गई हैं। अब राज कभी देख नहीं पाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद शिखा और उसके पिताजी बहुत घबरा गए। शिखा रोते हुए बोली, पापा, अब मैं इस अंधे के साथ शादी करके अपनी जिंदगी भी अंधेरों में भर दूंगी क्या? इस पर सेठ जी ने राज के पापा से साफ कह दिया, भाई, मैं अपनी लाडली बेटी की शादी तुम्हारे अंधे बेटे से तोड़ता हूँ। मुझे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी एक अंधे से ब्याह करके। इतना कहकर दोनों बाप बेटी वहां से चले गए। सारे बैंड बाजा बाराती भी अपने रास्ते निकल लिए। राज के मम्मी पापा अपना माथा पीट कर रह गए। राज की मम्मी बोली, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? इतना सारा दहेज मिलने वाला था, सब गया। पापा रोते हुए बोले, दहेज तो इससे दुगना मिल जाता अगर बेटे की आंख सलामत रहती। ये सुनकर राज को बहुत दुख हुआ, पर वो कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब रिया को राज के एक्सीडेंट की खबर मिली तो उसने तुरंत राज को फोन लगाया। राज ने सब कुछ बताया और रिया से मिलने को कहा। राज की हालत की वजह से रिया उसे मना नहीं कर सकी। जब रिया राज से मिलने अस्पताल पहुंची तो राज ने अपने मम्मी पापा के सामने ही अपना अंगूठा काटकर रिया की मांग भर दी। ये हरकत देखकर राज के मम्मी पापा और रिया सभी स्तब्ध रह गए। मम्मी चीखीं, अरे राज, तेरी आंखों के साथ साथ दिमाग भी चला गया क्या, जो इस भिखारिन को हमारे घर की बहू बना रहा है? राज ने गंभीर लहजे में कहा, माँ, पापा, मैं अब तक अंधा ही तो था, जो आप जैसे दहेज के लालची माँ बाप को पहचान ही नहीं पाया। आप मेरी खुशी और मर्जी की नहीं, बल्कि दहेज की परवाह ज्यादा करते हैं। इसीलिए मैं आपकी धन दौलत, शान रुतबे और इज्जतदार नाम को छोड़कर हमेशा के लिए अपने सच्चे प्यार और जीवन साथी के साथ जा रहा हूं। इतना कहकर राज रिया का हाथ पकड़कर घर से बाहर आ गया। राज के मम्मी पापा की आवाज आई, हाँ, हमारा बेटा उस भिखारिन के अंधे प्यार में फंसकर जा रहा है। देखना, बहुत जल्द ही उसे आटे दाल का भाव पता चलेगा और फिर नाक रगड़ता आएगा। हाँ। राज और रिया ने सब चुपचाप सुना और वहां से निकल गए। रिया ने राज के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी ज्वाइन कर ली। राज को उसने अपने झोपड़ी नुमा घर में रखा और उसकी अच्छी तरह से सेवा की, उसका खान पान और ट्रीटमेंट करवाया। कुछ ही महीनों के परिश्रम से रिया और उसके परिवार की कोशिश रंग लाई और राज की आंखों की रोशनी लौट आई। अब राज और रिया ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, मोमबत्ती बनाने का। देखते देखते उनका छोटा सा बिजनेस एक कारखाने में बदल गया और राज रिया ने रुपए जोड़कर अपना आलीशान मकान और सारी सुख सुविधा अर्जित कर ली। अब रिया और राज रिया के माता पिता के साथ नए घर में शिफ्ट हो गए। रिया और राज के दो बहुत ही प्यारे जुड़वा बेटे हुए। राज एक मामूली झोपड़ी से निकलकर मिलियनेयर कैसे बना, इसकी कहानी अखबार में पढ़कर राज के माता पिता का असली प्यार जाग उठा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत पछतावा भी हुआ। आखिरकार हार कर वो लोग राज और रिया के घर आए और रोते हुए उन्होंने माफी मांगी। रिया के समझाने पर राज ने अपने माता पिता को माफ कर दिया और वो सब लोग वापस राज के माँ पापा के घर खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। अब राज और रिया के जुड़वा बच्चों को दादा दादी, नाना नानी और माँ पापा सभी का बेशुमार प्यार एक साथ ही एक छत के नीचे मिलने लगा। नहीं होती कभी जिसकी हार, वो है प्यार, वो तो है प्यार सच। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल टीवी टून एनिमेशन पर। हम आपको नई नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। आज मैं आपको एक और सच्ची प्रेम कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम निशांत है और ये कहानी है मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड की।
बात तब की है जब मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी। मैं काफी खुश था, अच्छी सैलरी, अच्छी पोस्ट। मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ और हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में था। मुझे ज्वाइन किए 2 ही दिन हुए थे। दिन का समय था, मैं ऑफिस में बैठा था। अचानक से मेरा फोन बजा। हेलो। हाय, मेरी बात निशांत से हो रही है? निशांत, मेरा नाम पायल है। मैं हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ। मैं आपकी सीनियर रिपोर्टिंग मैनेजर हूँ। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो निशांत, मैं आपको रोज़ कॉल करूँगी और आपकी लास्ट वर्किंग डे रिपोर्ट लूँगी। आपको मैं डीलर कोड्स भेजूँगी जिसको आपको एक्सेल पे भेजना होगा। तो कल से आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी। मैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट आपको मेल कर दूँगी। फोन कट गया और अब मैं रोज के रूटीन वर्क में लग गया। इस कंपनी का रिपोर्टिंग फॉर्मेट काफी अलग था, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब पायल मैडम मुझे डांटती ना हो। बस मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इस कारण वो भी डांट कर चुप हो जाती थी। पर धीरे धीरे सब बदल रहा था। मुझे अब पायल मैडम से बात करना अच्छा लगने लगा था। अब मैं रोज 3 बजे का बेसब्री से इंतजार करता था। जानबूझकर गलत रिपोर्ट देता ताकि वो देर तक मुझसे बातें करें। उनका डांटना मुझे अब बहुत अच्छा लगने लगा था। शायद मुझे प्यार हो गया था। हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था। मैंने फेसबुक पर काफी सर्च किया पर वो मुझे नहीं मिली। एक दिन मैं ऑफिस में अपने सहकर्मी आशीष के संग बैठा था। उसके पास रिपोर्टिंग के लिए पायल मैडम का कॉल आया। रिपोर्टिंग के बाद वो फोन रख कर बोला, यार ये पायल मैडम से बात करने में बड़ा मजा आता है। आवाज अच्छी है इसकी, देखने में भी मस्त होगी। आशीष, आज ये बात कर दी है, आगे से तमीज से बात करियो। क्यों, गर्लफ्रेंड है क्या तेरी पायल मैडम? हमारे बीच में काफी कहासुनी हुई। उस रात जब मैं सोने के लिए लेटा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। पूरी रात आशीष की बात दिमाग में घूमती रही। क्यों, पायल मैडम तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? मैं बायकास्ट कायस्थ हूँ और पायल भी बंगाली कायस्थ थी। आलम ये था कि मैंने उसके साथ शादी के भी सपने देख लिए थे। मैं धीरे धीरे बदलने लगा था और मैं हर वक्त खुश रहता था। मुझे हर वक्त पायल के साथ होने का एहसास होता था। अब मैं कॉल पर कभी कभी जोक सुनाकर उसको हंसाता भी रहता था। उसे हंसाना जैसे मेरी जिम्मेदारी हो गई थी। एक दिन, निशांत, मैं 15 दिन की छुट्टी पर हूँ। आप अपनी रिपोर्टिंग मेल कर दिया करना। मेरा 15 दिन किसी काम में मन नहीं लगा। हर वक्त पायल से बात करने की बेचैनी रहती थी। खैर, किसी तरह से 15 दिन बीत गए। इसी बीच मेरी दूसरी कंपनी में नौकरी लग गई। मैं खुश भी था और पायल से बिछड़ने का गम भी था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं पायल को अपने मन की बात बता दूंगा। 15 दिन बाद, निशांत, मेरी दूसरी कंपनी में नौकरी लग गई है। अब कोई और दूसरा मैनेजर आपकी रिपोर्टिंग लेगा। हाँ, मेरी भी दूसरी जगह नौकरी लग गई है। मैं भी नौकरी छोड़ रहा हूँ। वाह, कांग्रेचुलेशंस। मैडम, क्या हम टच में रह सकते हैं? क्या आपका फोन नंबर मिल सकता है? हाँ, फ़ोन नंबर तो नहीं, बट आप मेरे ईमेल आईडी नोट कर लो। हम कुछ दिन मेल पर बात करते रहे। धीरे धीरे वर्क का लोड इतना बढ़ गया कि अब रोज बातें नहीं होती थी। एक दिन अचानक पायल की आईडी डीएक्टिवेट शो होने लगी। मैं काफी परेशान हो गया। कुछ दिन बाद मैंने भी हार मान ली। धीरे धीरे मैं पायल को भूलने की कोशिश करने लगा। समय बीतता गया। 2 साल बीत गए थे। एक दिन मैं ऑफिस से लौट रहा था। मैं काफी थक गया था। मैं मेट्रो स्टेशन पर बैठकर गाने सुनने लगा। अचानक से एक रिकॉर्डिंग बजी। वो मेरी और पायल की रिकॉर्डिंग थी जो उस समय मैं रिकॉर्ड करता था। दिल से यादों की वो धूल हट गई थी। उस शाम बार बार मैं उसको सुनता रहा। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने मीटिंग के लिए बुलाया। आप लोगों को आज ये बताने के लिए बुलाया है कि हमारी टीम में एक नए मेंबर ने ज्वाइन किया है, जिसका नाम है पायल दास। मैं नाम सुनते ही चौंक गया। हमने पायल का वेलकम किया। मैं भगवान से मना रहा था कि वो मेरी ही पायल हो। शाम को ऑफिस से निकलते समय मैंने उससे कुछ पुरानी बातें पूछी। ये वही पायल थी। हम मिलकर काफी खुश हुए। मैं खुश था और सोच रहा था कि अब तो मैं उसको अपने मन की बात बता ही दूंगा। 3 दिन बाद, आइए पायल, मैं आपको घर छोड़ दूं, आज काफी लेट हो गया है। नहीं, मेरे हस्बैंड आए हैं लेने। मुझे सुनते ही एक धक्का लगा। खैर, मैंने खुद को संभाला। मैं चुपचाप अपनी कार में आकर बैठा। अल्ताफ राजा के गाने लगाए और कार घर की तरफ बढ़ा दी और सोचकर हंसने लगा कि मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड सीक्रेट ही रह गई। मैं और मेरा टूटा हुआ दिल। तन्वी। तन्वी माथुर। हाँ, वो नाम था। मासूम, निराला, हंसता चेहरा। ऐसा लगता था जैसे फूल गिर रहे हों। प्यारी आवाज, बहुत अच्छी थी। जब मैं 10वीं कक्षा में था, तन्वी हमारे पड़ोस में रहने आई थी। तन्वी के पिता और मेरे पिता एक ही ऑफिस में काम करते थे।
तन्वी भी मेरे स्कूल में ही पढ़ती थी। ये दिलचस्प था कि वो भी मेरी क्लास में ही थी और उसी सेक्शन में थी। तन्वी और मैं पार्टनर बनकर स्कूल जाते थे और हम बस में भी एक ही सीट पर बैठते थे। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं ये सच होता जा रहा था। मैं तन्वी की ओर आकर्षित होने लगा। इसमें कहीं भी गंदगी नहीं थी, एक स्वच्छ और शुद्ध आकर्षण था। मुझे तन्वी के साथ रहना पसंद था, उसके साथ पढ़ना, उसकी हर बात पर हंसना। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि जैसे उसे हंसाना मेरी जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे स्कूल में हमारी दोस्ती की कहानी मशहूर हो रही थी। अगर मुझे कोई परेशानी होती या मुझे कोई दर्द होता तो मैं तन्वी के पास जाता। तन्वी के आसपास होने से मुझे ऐसा लगता कि मेरा जीवन कितना आसान है। वो यौवन का दौर था। मुझे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन पापा शाम को घर आए और बोले कि उनका देहरादून ट्रांसफ़र हो गया है। मैं खुश था क्योंकि मुझे नई नई जगहों पर जाना और नए लोगों से मिलना पसंद था। इसलिए मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मैं एक नई जगह जाऊंगा, नए स्कूल में जाऊंगा, नए दोस्त बनाऊंगा। रात हो गई और जब मैं बिस्तर पर लेटा तो एक अजीब सा एहसास हुआ, और वो एहसास तन्वी से अलग होने का था। हम दोस्त थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके लिए मेरा आकर्षण एक दोस्त से ज्यादा था। मैं उस रात सो नहीं पाया, बहुत बेचैन था। सुबह उठा और पापा से कहा कि पापा अपना ट्रांसफ़र नहीं रोक सकते। पापा ने कहा कि ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है, हमें जाना ही पड़ेगा। मैं दिन भर बहुत उदास रहता था। तन्वी ने मुझसे कई बार पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। मैंने उसे बड़ी हिम्मत से कहा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे लगा कि वो उदास नहीं है। उसने कहा, अरे वाह, ये अच्छी बात है। अगर आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपको नए दोस्त मिलेंगे। मैंने कहा, हाँ ये तो सच है, पर तुम नहीं मिलोगी। तो उसने कहा, तो कोई बात नहीं, हमारे पिता के पास एक दूसरे के नंबर है, हम एक दूसरे से फ़ोन पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि तन्वी भी मेरी ही तरह दुखी होगी, लेकिन ये मायने नहीं रखता था क्योंकि मैं सिर्फ उसका दोस्त था और वो मेरी प्यार बन गई थी। खैर, आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हमें उस शहर को छोड़कर देहरादून जाना पड़ा। आंखों में आंसू थे। हम देहरादून आ गए। नया स्कूल मिल गया, नए दोस्त मिल गए। धीरे धीरे उस माहौल में मैंने खुद को ढाल लिया। तन्वी और मैं कभी कभी फ़ोन पर बात करते थे। धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। मेरी और तन्वी की बातें भी ना के बराबर हो गई थीं। हम एक दूसरे से फेसबुक पर बातें करते थे। 12वीं के बाद मैं इंजीनियरिंग करने दिल्ली चला गया और मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त था। नए लोगों के आने से वक्त बढ़ गया था। सब कुछ बदल गया था। तन्वी और मैं एक दूसरे को धीरे धीरे फेसबुक पर भी भूल गए थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया कि तन्वी को नौकरी मिल गई है और अब जब वो दिल्ली में ही रहने आ रही है तो मैं उसके ठहरने की व्यवस्था करूं। दिलचस्प बात ये थी कि मैं भी दिल्ली में ही काम कर रहा था। जिंदगी ने करवट ली और हम फिर से मिले। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी पुरानी दोस्त फिर से मेरे करीब आने वाली थी। आखिरकार वो दिन भी आया जब तन्वी दिल्ली आई। हमने एक दूसरे को बहुत दिनों के बाद देखा था। बचपन की सारी पुरानी बातें याद आ गई। उसे एक पीजी मिल गया। मैंने उसे वहाँ शिफ्ट कर दिया और चुपचाप चला गया। अब हम कभी कभी मिलते थे। उसकी नज़र में मैं अभी भी एक दोस्त ही था। जैसे जैसे समय बीतता गया
मुझे बैंगलोर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता मुझसे मिलने बैंगलोर आए। उसी दिन पापा ने माँ से कहा, माथुर जी का फ़ोन आया था, तन्वी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में है और बहुत परेशान है। माँ बोली, हाँ, तन्वी अच्छी लड़की है, कोई अच्छा लड़का ढूंढते हैं। मैं चुपचाप सुन रहा था। सच तो ये था कि ये सुनकर मेरे शरीर में आग लग गई थी, क्योंकि मैं तन्वी से शादी करना चाहता था। मैं इस बात के बारे में कई बार सोचता था कि शादी के बाद तन्वी और मैं अकेले बैठेंगे और याद करेंगे कि हम बचपन में कैसे थे। हम अपने बचपन की तस्वीरें देखेंगे और अपने बच्चों को दिखाएंगे। धीरे धीरे घर में मेरे लिए भी शादी की बातें होने लगीं। एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया और अचानक उन्होंने कहा, तन्वी की शादी तय हो गई है। मैं थोड़ी देर के लिए बुत बनकर खड़ा हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। दूसरी तरफ से माँ बोल रही थी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बार बार सोच रहा था कि आखिर मैं तन्वी से बात करता तो शायद वो आज मेरी होती। मैं उस रात बहुत रोया था, बहुत उदास था और धीरे धीरे शायद मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरी किस्मत में तन्वी का प्यार नहीं है। ये कहानी है मेरठ की, जहाँ चिराग अपने परिवार के साथ रहता था। चिराग की अभी नई नौकरी लगी थी, तो उसका ऑफिस का आज पहला दिन था। उसकी माँ उसे कहती है, बेटा चिराग, भगवान की कृपा से तुम्हारी अच्छी नौकरी लग गई है, तो अब मन लगाकर काम करना और तरक्की हासिल करना। फिर कुछ समय बाद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। नहीं माँ, मुझे अभी सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और एक कामयाब इंसान बनना है। फिर बाद में आप करवा देना, जिससे भी आपको मेरी शादी करवानी हो। ठीक है, चल अब नाश्ता करके जल्दी चला जा। आज तेरा ऑफिस का पहला दिन है, तो देर मत कर। ठीक है माँ। फिर चिराग अपने नए ऑफिस जाकर अपनी बॉस के केबिन में जाता है, तो वो देखता ही रह जाता है। उसकी बॉस एक खूबसूरत लड़की थी। फिर उसकी बॉस उसे कहती है, हेलो, तो आप है चिराग, वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू मैम। ओह प्लीज, कोई भी फॉर्मेलिटी मत करो। सब यहाँ मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, तुम भी वही बोलो। नेहा बोल सकते हो तुम। नहीं मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैम, आप मुझे मेरा काम बता दीजिए और मैं अपना काम फिर शुरू करता हूँ। या ओके चिराग, मैं बताती हूँ तुम्हें। उसके बाद चिराग अपने काम पर लग जाता है, पर चिराग उस एक नजरिए को भूल नहीं पाया जब उसने पहली नजर अपनी बॉस पर डाली थी। फिर वो काम करके घर चला जाता है और मन में कहता है, यार मेरी बॉस कैसी है, उससे तो नजर ही नहीं हट रही थी। चिराग, कैसा गया तेरा ऑफिस का पहला दिन, और आज तू इतना खोया खोया सा क्यों है? नहीं, कुछ नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरा ऑफिस का दिन तो बहुत ही अच्छा गया माँ, और मेरी बॉस तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा तो ठीक है, पर बहुत अच्छी है मतलब? हाँ, मतलब बहुत अच्छे से हर चीज समझाती है और काम भी बहुत अच्छे से बताती है माँ। अच्छा चल ठीक है बेटा। फिर अगले दिन वो फिर से ऑफिस आकर अपनी बॉस के बारे में ही सोचता है। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन फेसबुक खोलता है। अरे मेरी बॉस, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं या नहीं? बुरा तो नहीं लगेगा उसे? फिर कुछ समय बाद उसका हाथ गलती से फ्रेंड रिक्वेस्ट पर लग जाता है और बॉस को फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाती है। और जब वो दोबारा फोन देखता है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो चुकी होती है। वो शॉक हो जाता है। अरे ये तो एक्सेप्ट भी हो गई, ये कैसे हो गया? फिर चिराग की मैम उसको मैसेज करती हैं, हाय चिराग, हाउ आर यू? जो प्रोजेक्ट मैंने दिया था वो हो गया कंप्लीट? नहीं मैम, अभी मैं उस पर ही काम कर रहा था। पता चल रहा है मुझे, काम तुम किस पर कर रहे थे? नहीं, अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट की बात कर रही हो तो वो मेरा हाथ गलती से लग गया था, सॉरी। अरे नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? हम ऑफिस में तो काम करते हैं ना, तो क्या हुआ अगर फेसबुक फ्रेंड भी होंगे तो? हाँ, बात तो सही है। चलो ठीक है, गुड नाइट। यस बॉस। क्या कहा तुमने बॉस? ये तो मुझे पहले किसी ने भी नहीं कहा। ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्होंने भी आज तक नहीं कहा। कोई नहीं मैम,
पर ये सब तो आप डिजर्व करती हैं ना, आप कंपनी की मालिक जो हैं। चिराग, एक बात कहूँ, तुम बाकी सबसे बहुत अलग हो। हाँ बॉस, वो तो मैं हूँ ही। चलो बाय। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस में मिलते हैं तो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर उसकी बॉस एक एम्प्लॉय को बोलती है, जरा चिराग को भेजना मेरे ऑफिस में। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ चिराग, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हें आज एक नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना था। जी बॉस, बताइए। चिराग की बॉस चिराग से काफी अटैच होने लगी और वो ज्यादातर प्रोजेक्ट चिराग को ही देती थी और रात में मैसेज करके इसी बहाने पूछती भी थी। और चिराग भी अपनी मैम को अंदर ही अंदर काफी पसंद करता था, पर वो कभी नहीं जताता था। फिर धीरे धीरे कंपनी की ऊंचाइयां भी बढ़ने लगी, तो बाहर आउटिंग और मीटिंग्स भी ज्यादा होने लगी, तो उसकी बॉस चिराग को ही ज्यादातर बुलाती थी। चिराग, आज इवनिंग में गेट टुगेदर है, छोटा सा, हमारे ही किसी क्लाइंट के यहाँ। तुम चलना पसंद करोगे? नहीं मैम, मैं जाकर क्या करूँगा, मैं तो अभी नया नया हूँ और मेरी तो अभी किसी से ज्यादा बात भी नहीं हुई है। अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मेरे साथ चलना तुम, मैं तुम्हें सबसे अच्छे से मिला दूंगी। ओके, फिर मैं चलता हूँ। चिराग अपनी माँ को फोन करके बता देता है और चला जाता है। चिराग वहाँ मीटिंग में काफी अकेला पड़ जाता है, तो उसकी बॉस उसे देखती है कि चिराग काफी अकेला सा एक कोने में है, तो वो उसे कंपनी देने वहीं आ जाती है और उससे बात करती है। चिराग, तुम अकेले क्यों हो? चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। लिसन एवरीवन, दिस इज चिराग और हमारी कंपनी का एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और इनकी वजह से हमारी कंपनी ने कुछ ही महीनों में काफी अच्छी ग्रोथ करी है। चिराग बहुत खुश हो जाता है और अच्छी सी स्माइल करता है। फिर वो दोनों कार से घर आते हैं और रास्ते में बहुत तेज बारिश होती है। फिर चिराग और उसकी बॉस उनके मन में उठी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाते और एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं। अगले दिन। मुझे माफ कर दीजिए, जो भी कल रात हुआ उसके लिए। नहीं चिराग, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? यस बॉस, पर आप मेरी बॉस है तो मैं कैसे बोलता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम सबसे अलग हो और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। थैंक यू। चिराग, तुम मुझे नेहा बुलाओ ना, मुझे ये मैम या बॉस ये सब अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बराबरी की नहीं हूँ। नहीं नहीं नेहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नेहा, तुमने नेहा कहा, मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। मैं तो कब से सोच रही थी जिस दिन तुम मुझे नेहा कहोगे मैं उस दिन तुम्हें कुछ बात बता दूं। बात? कैसी बात, बताओ। चिराग, बात ये है कि थोड़ी शायद बेकार हो, पर बात यही है। अरे नेहा, तुम इतना सस्पेंस क्यों बना रही हो, जल्दी बताओ ना। मेरी तो हार्ट बीट भी बढ़ गई है। मेरी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है क्या, या मेरा प्रोजेक्ट सही नहीं था? अरे वो सब तो सही है, पर इस बात से रिलेटेड नहीं है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, रुको। चिराग, जिस दिन तुम पहले दिन ऑफिस में आए थे, मुझे तुम उस दिन ही अच्छे लग गए थे और उसके बाद मैंने काफी ट्राई करा तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होने का, पर तुम मेरे साथ नहीं हो पा रहे थे और कल रात मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। नेहा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सेम हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे पसंद करोगी। मैं तो तुम्हें पहले दिन ही देखकर फ्लैट हो चुका था। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं? इतने दिन तक इंतजार क्यों किया कि मैं पहले बोल दूं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर बस मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। मुझे लगा कि कभी तुम मुझे गलत समझोगी। फिर धीरे धीरे नेहा और चिराग का रिश्ता और बढ़ने लगा और वो बाहर घूमने साथ जाते थे और शायद उनके ऑफिस में भी सबको ऐसा ही लगने लगा था कि इनका अफेयर चल रहा है और वो लोग उनके बारे में काफी बुराइयां करते थे और गंदी गंदी बातें करते थे। अरे चिराग, तेरे तो मजे आ गए हैं भाई, तूने तो बॉस को ही पटा लिया। अब तो तेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें किसने कहा ऐसा? हमें सबको पता है तुम दोनों का अफेयर चल रहा है और सब तुम्हारे बारे में ऐसे ही बात बना रहे हैं। चिराग ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है और वो काफी परेशान हो जाता है। नेहा, सब हमारे बारे में ऑफिस में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये जॉब छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरी माँ का सपना था ये। तो चिराग, तुम छोड़ क्यों रहे हो? यहाँ सब लोग तो ऐसे ही बोलेंगे और इनके कहने से हमें क्या फर्क पड़ना है। तुम इनकी बातों पर गौर मत करो, सच हम दोनों जानते हैं। चिराग नेहा की बात सुन लेता है, पर वो फिर भी अपनी इज्जत और नेहा की इज्जत को बचाने के लिए जॉब छोड़ता है
और जिस दिन उसका लास्ट दिन होता है, चिराग जाने ही वाला होता है, तभी नेहा आ जाती है। चिराग, तुम जॉब छोड़ रहे हो? तुम जॉब छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। मैं इन सबको जवाब दूंगी। और मैं क्या करूं नेहा, अब बात हमारी इज्जत तक आ चुकी है। तुम सब क्या जानना चाहते हो? हमारे बीच कुछ चल रहा है या तुम्हें एक नया टॉपिक मिल गया बात बनाने के लिए? तुम क्या सुनना चाहते हो? बस यही ना कि मेरे और चिराग के बीच में क्या चल रहा है, हमारा रिलेशनशिप है या नहीं? तो हाँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे से शादी भी करेंगे। सब ये बात सुनकर चुप हो जाते हैं। फिर कुछ सालों बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं और एक अच्छा जीवन बिताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।